बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 30 नवंबर 2025 इतवार का दिन। कुछ अहम तरीन और तशवीशनाक खबरें पाकिस्तान के अंदर से और पाकिस्तान के बॉर्डर से जो आ रही हैं वो ज़रा आपके सामने रखी जाएंगी। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि आज अखीर कर दी गई है। आज जो तमाम हदें हैं तालिबान की तरफ से, इंडिया की तरफ से, वो अबूर की गई हैं और पाक फौज पर अब तक का या पिछली तारीख में अगर देखें तो सबसे खौफनाक और सबसे बदतरीन हमला किया गया है। कुछ शहादतों की इतलात आ रही हैं। मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, पाक फौज की गाड़ियों को टारगेट किया जा रहा है, मिलिट्री ऑफिसर्स को टारगेट किया जा रहा है। एमरजेंसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। क्या होने जा रहा है, इस हमले की तमाम तर तफसीलात आपके सामने बमाहकाइक और बमासबूत रखी जाएंगी कि इस वक्त जो केपीके में गवर्नर राज की जानिब काम बढ़ता हुआ तेजी से नजर आ रहा है। दूसरी जानिब नए आर्मी चीफ कौन होगा। 29 नवंबर कल थी और आज 30 नवंबर है और 3 साल पूरे हो चुके हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को। तो अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स के नोटिफिकेशन के ऊपर मामले के ऊपर जो है पड्डा पड़ गया और नया आर्मी चीफ कौन होगा। दो बड़े जर्नलों के नाम इस वक्त सामने आ गए हैं। गेम बदल गई है। इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद का नारा कमेंट में जरूर करना है। जनाब, इस वक्त ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की फजाइया जो है उनकी जानिब से किसी भी किस्म की कोई एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान के अंदर नहीं की जा रही। सवाल सबसे बड़ा यह है कि जब हर रोज हर दिन कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता कि जब हमारी फौज के ऊपर अटैक्स ना किए जाएं या बॉम्ब ब्लास्ट ना किया जाए या हमारा फौजी जो है वो शहीद ना हो। आज भी एक मेजर जख्मी हुआ है, लेकिन किसी भी किस्म की रिटेलिएशन फजाइया की तरफ से नहीं दिखाई जा रही। नंबर वन, ये अब किस जो है वो हमारी प्लानिंग का हिस्सा है तो फिर जाहिर है डीजीआई एसपीआर ही बता सकते हैं। तो हमारे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि अभी तक फजाइया की तरफ से कोई भी इस तरह की एयर स्ट्राइक्स को लॉन्च नहीं किया गया। लेकिन जो आज गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं उनके जरिए प्रिसाइजली स्ट्राइक जरूर किया गया। और जो बॉर्डर साउथ वजीरिस्तान है वहां पर जो दहशतगर्दों के साथ आज अनहोनी हुई है वो भी आज गनशिप हेलीकॉप्टर्स के जरिए उनके ठिकानों को, उनके हाइडआउट्स को तबाह किया गया। लेकिन टीटीपी की जानिब से ऐलान किया गया था कि रोजाना की बुनियाद पर पाक फौज पर हमले होने हैं। तो अब बॉर्डर की उस पार से अब हमले पाकिस्तान पर होना शुरू हो चुके हैं। आज भी हमारे फौजियों के ऊपर हमला हुआ है। जरा सबसे पहले खबर सुने कि आज एक अल हदीसों की मस्जिद है, उसको टारगेट किया गया है। ये नसरत खैल का एरिया है। वहां पर आईईडी ब्लास्ट किया गया, उस मस्जिद को निशाना बनाया गया और अभी तक अटैकर्स के बारे में, हमला आवर कौन है अभी तक अननोन है। नहीं समझ आ रही कि हमला आवर जो है वो उन्होंने क्यों इस मस्जिद को अटैक किया है, क्या वजूहात हैं। क्या टीटीपी की जानिब से इस मस्जिद को अटैक किया गया और टीटीपी तो कहती है हम जिहाद कर रहे हैं। तो जिहाद का नाम ये है कि आप किसी की मस्जिद को, किसी की फिरके की मस्जिद के ऊपर अटैक करें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो सूरत हाल यहां तक आप पहुंची है कि अब मस्जिदों को भी टारगेट करना इन लोगों ने शुरू कर दिया है और अब ये आईडी ब्लास्ट जो है उसके जरिए सारा मामला होता है। और अटैकर्स ने जो इमाम मस्जिद है और उसके बाद जो खादम था उस मस्जिद का, केयरटेकर था, उसके घर को भी निशाना बनाया और उसको हैंड ग्रेनेड से उसके घर को तबाह किया है। और मस्जिद के अंदर से जो विजुअल्स आ रहे हैं कि छत फटी हुई है और वहां पर मस्जिद जो है वो डैमेज हुई है। अल्लाह ताला खैर करे। इन्वेस्टिगेशंस अभी तक वहां पर आर अंडरवे, बताया जा रहा है कि तहकीकात हो रही हैं, लेकिन हमलावरों के बारे में अभी तक कोई जांच पड़ताल जो है वो नहीं की गई है। ये एक खबर आ रही है, नसरत खैल का एरिया है वहां पर। दूसरी जानिब आज पाक फौज के ऊपर अब तक का सबसे खौफनाक और बदतरीन हमला हुआ है। बन्नू के अंदर जनाब सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर अटैक हुआ जिसमें एक एहलकार शहीद हो चुके हैं और 2 जख्मी हुए हैं। मिरान शाह रोड पर एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले के ऊपर एक हमला किया गया, घात लगाकर हमला हुआ, जिसके नतीजे में एक एहलकार हमारा शहीद हुआ, 2 जख्मी हुए। शहीद और जख्मी एहलकारों को फौरी तौर पर बन्नू सीएमएच मुंतकिल कर दिया गया है। ये जनाब बन्नू का इलाका है जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर आज एक हमला होता है। उसके अलावा ये डेरा इस्माइल खान से आप जरा खबर सुने कि 2 हमारे जो फौजी जवान हैं वो वहां पर अपनी जान की बाजी हार गए और एक मेजर फौज के एक मेजर हैं वो उस पर शदीद जख्मी हुए। एक पावरफुल बॉम्ब अटैक हुआ, मिलिट्री की कॉन्वॉय जा रहा था, ये कुलाशी का एरिया डेरा इस्माइल खान में, वहां पर बम धमाका किया जाता है, उस गाड़ी को उड़ाया जाता है केपीके के अंदर और 2 हमारे फौजी जवान शहीद हुए, एक मेजर उसके अंदर जख्मी हुआ है। एक वक्त में बन्नू और डीआई खान से आज
सिक्योरिटी फोर्सेस और फौज की गाड़ियों पर ये अटैक्स हुए हैं, जिससे इस सब को हिला कर रख दिया है। सूरत हाल का अंदाजा अब यहाँ से लगाएं कि रोजाना की बुनियाद पर फौजियों को निशाना बनाया जा रहा है, फौजी गाड़ी को निशाना बनाया जा रहा है, और रोजाना की बुनियाद पर हमारे ऑफिसर्स और हमारे फौजी जवान जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार रहे हैं। शहादतों की इतलात इस तरह से आ रही हैं। अब ये हमारे मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द पाकिस्तान दाखिल हो रहे हैं। कल भी इन्होंने इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की, और जो कुरम बॉर्डर है वहां पर शदीद फायरिंग का तबादला भी रहा। अफगान फौजें और पाकिस्तान की फौजें पूरी रात कल आमने सामने रही। तो अब ये उस तरह से देखें कि पीके के अंदर लग सकता है कि गवर्नर राज जो है उसको नाफिज किया जाए। लेकिन अब मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि दो बड़े जर्नैल, और ये जर्नैल जो है वो क्या आर्मी चीफ बनने जा रहे हैं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स फील्ड मार्शल साहब, चूंकि वो बनेंगे 5 साल की उनकी तैनाती होगी, लेकिन अभी तक कल 29 नवंबर थी, जनाब तारीख खत्म हो गई। अब चूंकि वो आर्मी चीफ जो है उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म हो जाती है 3 साल के बाद, तो अभी तक कोई नई तैनाती जो है वो नहीं हुई। कौन नया चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स होगा, उसका नोटिफिकेशन, और फिर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होगा। ज़ाहिर 5 स्टार जर्नैल बन जाएंगे आर्मी चीफ साहब, फील्ड मार्शल आसिम मनीर साहब, और फिर 4 स्टार 3 स्टार जर्नैल की भी हमें जरूरत पड़ेगी। तो अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं कि हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान इस मामलात के ऊपर जनाब फड्डा पड़ गया है। सूरत हाल बड़ी नाजुक है हुकूमत के लिए भी, क्योंकि ये हुकूमत के बारे में कहा जा रहा था कि दोनों एक पेज के ऊपर है, हर तरह का कंसेंसस है। 27वीं तरमीम भी हुकूमत ने बड़ी जल्दी से पास की, अब कह रहे हैं कि 28वीं तरमीम भी पास होगी, हम जई तई फेर के रख देंगे ऑपोजिशन की, बिल्कुल फेरें, कोई मसला नहीं। लेकिन बात यह कि 1 पेज आज फटता हुआ दिखाई दिया गया कि जब इनकी आज जो सूरत हाल है मजीद खराब होती है। अफसार आलम साहब, इख्तलाफ रहता है अपोजिशन के लोगों को कि अफसार आलम साहब जो है वो ज्यादा गवर्नमेंट को टो करते हैं, एस्टैब्लिशमेंट को टो करते हैं, उनकी लाइन लेते हैं। लेकिन आज अफसार आलम साहब ने जो बातें की, जो उन्होंने खबरें दी हैं, उस पर आप उनको दाद देंगे, वो दाद के मुस्तहिक हैं। खबरें अगर आप सुने, अफसार आलम साहब की जानिब से जनाब कहा गया, और वज़ीर दिफा को बल्कि आज जो है वो बयान देना पड़ गया कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स की नोटिफिकेशन के ऊपर जो है वो काम शुरू हो चुका है, हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है, नोटिफिकेशन आ जाएगा, सबकी जुबान जो है बंद हो जाएगी। अब क्या ऐसी वजह बनी है कि वज़ीर दिफा को ये बयान देना पड़ा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मुल्क में मौजूद नहीं है, वो लंदन है, और वो लंदन इस वक्त क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर सवालिया निशान है कि जब मुल्क के अंदर एक आईनी उहदा आना है, मुल्क के अंदर जो है वो एक अहम तरीन तकर्री होनी है, तो मुल्क के वज़ीर आज़म जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो वो लंदन में कौन सी आम सियासी मुलाकातें कर रहे हैं जो वो पाकिस्तान के अंदर नहीं कर सकते। तो ये भी एक सवालिया निशान है। तो इसका मतलब है कि हुकूमत के हाथ पांव फुले हुए हैं, और हुकूमत अब गिव एंड टेक करना चाहती है कि हम सब कुछ गिव नहीं करेंगे, अब हमने टेक भी करना है, हम गिव कर करके थक गए हैं। तो जनाब अफसार आलम साहब की जानिब से कहा गया कि सिविल गवर्नमेंट ये कह रही है कि फौज की तरफ से बहुत फरमाइशें आती हैं, और हम उनकी फरमाइशें पूरी कर करके थक गए हैं, और अब उनकी फरमाइशें जो है वो रुकनी चाहिए, क्योंकि हमने अगले इलेक्शन के अंदर अवाम को भी जाना है। अवाम को जाकर हम क्या बताएंगे, हम 27वीं तरमीम लेकर जाएंगे, हम 26वीं तरमीम लेकर जाएंगे कि हमने ये सारा कुछ किया, हमने अदलिया का कपड़ा निकाल कर रख दिया। तो वो कह रहे हैं कि हम क्या जाकर लेकर जाएंगे, क्या नैरेटिव बनाएंगे, क्या कैंपेन करेंगे। तो वो जो फरमाइशें हैं उनको रुकना चाहिए, फौरी तौर पर जो है वो रुकना चाहिए। अब वो अफसार आलम साहब ने कहा कि इस एक तरफ तो हुकूमत की एक साइड ऑफ स्टोरी है, तो फौज या एस्टैब्लिशमेंट इस पर क्या समझती है। वो कहते हैं कि 27वीं तरमीम से एस्टैब्लिशमेंट समझती है कि पार्लियामेंट मजबूत हुई है, और सारी जो तनकीद के तीर हैं वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ आ रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने 27वीं तरमीम करवाई है। हालांकि 27वीं तरमीम से पार्लियामेंट मजबूत हुई, सियासतदान मजबूत हुआ, और फौज से बल्कि 28वीं तरमीम चाहती है। तो फौज समझती है कि सारे का सारा गंद हुकूमत कहती थी हम नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं। हुकूमत तो इस वक्त टीवी पर आकर वो तो शलवारें उतार कर खड़ी हो गई है ना। अब वो कह रहे हैं कि हम नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं। तो आप जब आप नहीं कर रहे तो आप उनकी तरफ क्यों कर रहे हैं। गवर्नमेंट तो आपकी है, सवाल तो आपसे पूछा जाएगा। हम तो किसी जो है वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से सवाल नहीं पूछेंगे, हम तो आपसे सवाल पूछेंगे ना, कि बज़ाहिर कागजों में तो हुकूमत आपकी है। अब यहाँ पर होना ये चाहिए था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को फौरी तौर पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स की जो तैनाती है वो कर देनी चाहिए थी, चूंकि आपने तरमीम तो कर दी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स वही होगा जो आर्मी चीफ होगा, और 5 साल के लिए तैनात होगा, वो 2030 तक जो है उनकी मुद्दत मुलाजमत होगी। तो जब आपने तैनाती कर दी है, तो सॉरी, जब आपने 27वीं तरमीम कर दी है, तो तैनाती करने के अंदर क्या मसला है। अब यहां पर हुकूमत ब्लैकमेल करने का सोच रही है। अफसार आलम साहब ने भी हमारी इस खबर की जो है वो तस्दीक की है। तो एक तरफ तो गलत काम जो है वो गंदे कपड़े जो है वो भी एस्टैब्लिशमेंट झाड़ रही है हुकूमत के। हुकूमत सारे इल्जाम जो है एस्टैब्लिशमेंट को ऊपर लगा देती है। बड़ा आसान है कि गंद ये डाल रहे हैं, आपने पूरे का पूरा गंद डाला, आपने नंगा नाच किया, फिर अपना गंद जो है वो उस तरफ डालने की कोशिश करें, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं चलेगा। फौज ये समझती है कि एनएफसी का पूरा एनएफसी अवार्ड का हिस्सा जो है वो सूबे ले जाते हैं, सूबे डिलीवर करते नहीं है, पैसा ले जाते हैं। सबसे ज्यादा शिकायत जो है उनको पंजाब से रही है, लेकिन इस मरियम नवाज की हुकूमत से भी उनको बड़ी शिकायत है कि पैसा लेकर जा रहे हैं, लेकिन पैसा लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, डेवलपमेंट्स नहीं हो रही, उस तरह से काम नहीं हो रहा जिस तरह से होना
چاہیے تھا. اسٹیبلشمنٹ اس وقت مریم نواز سے بھی اس وقت بہت زیادہ خفا اور ناراض نظر آ رہی ہے. تو ایک یہ معاملہ ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے حکومت اور میاں نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ وائس چیف آف آرمی صاحب کی تقرری ہونی چاہیے, لیکن اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ اس طرح کی تقرری جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, وائس چیف آف آرمی صاحب نہیں لگنا چاہیے. یہ ایک سائڈ آف سٹوری ہے. تو میاں نواز شریف صاحب کی ری لانچنگ یہ بتا رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے. یہ گورنمنٹ جو ہے وہ جو اس وقت کندھوں کا استعمال کر کے سامنے آئی ہے, یا وہ ظاہر ہے 8 فروری آپ کے سامنے تھا, تو آپ اندازہ کریں کہ آج یہی حکومت جو ہے وہ بلیک میل کرنے کی پوزیشن میں چلے گئی. تو کبھی ہم ایسا نہیں ہوگا کہ یہ گورنمنٹ جو ہے بلیک میل کرے. یہ گورنمنٹ جس دن بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گی اس دن گھر جائے. پھر آپ یہ بات سوچیں کہ کسی سیاستدان کی حکومت ہوگی, پھر اس ملک کے اندر وہ ہوگا جو تاریخ کے اندر مارشل آرٹس جو ہیں وہ لگتے رہے. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے اگر حکومت بلیک میل کرنے کی پوزیشن میں آئے گی. ظاہر ہے عمران خان کو تو حکومت اسٹیبلشمنٹ دینے کے لیے رسک نہیں لے گی نا. کبھی ایسا بڑا رسک جو ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے نہیں لیا جا سکتا. ظاہر ہے جب وہ آئیں گے تو پھر اس حکومت کو وہ ساری کی ساری حکومت کو جیلوں کے اندر ڈال دیں گے. تو حکومت بھی یہ رسک نہیں لینا چاہتی عمران خان کے حوالے سے. تو دوسری جانب 2 بڑے جنرلوں کے نام جناب سامنے آ رہے ہیں. ذرا وہ خبر سن لیں. جنرل نعمان ذکریہ اور جنرل فیاض حسین شاہ. جناب یہ 2 جرنیل ہیں. اسٹریٹجک کمانڈ کی جو فورس کی تعیناتی ہے ان کے حوالے سے 2 جرنیلوں کے نام ہیں, اور وائس چیف آف آرمی صاحب اگر یہ تعیناتی ہوتی ہے پھر ان دونوں جرنیلوں کے نام سے کسی ایک کو جو ہے پیک کیا جائے گا. اور یہ 2 نام جو ہیں اس وقت سرکولیٹ کر رہے ہیں ذرائع کے مطابق کہ ان کی اہم ترین تعیناتیاں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. اور پھر گورنر KPK کے حوالے سے خبریں چل رہی تھیں کہ ان کو تبدیل کیا جائے گا. پھر اس کے حوالے سے پرویز خٹک کا نام بھی سامنے آ رہا ہے, اور مختلف قسم کی سیاستدان اور پھر 2 جرنیلوں کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں کہ ان کو بھی یہاں پر گورنر KPK لگایا جاتا ہے. لیکن خبر یہ کہ ابھی تک کسی کی تبدیل نہیں کیا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ گورنر راج جو ہے وہ KPK کے اندر وفاق یہ سوچ رہی ہے کہ وہاں پر نافذ کیا جائے, اور سہیل افریدی جو ہے ان کو وہاں پر ہٹایا جائے, ان کو ان کے لیے گھیرا جو ہے وہ تنگ کیا جائے. وفاق کی ایک خواہش ہے, وفاق اس خواہش کی بنیاد پر یہ سارا کچھ کرنا چاہتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اور اس میں لانے کے بعد پاکستان زندہ باد.